शताब्दी वर्ष मनाएगा। लेकिन क्या विकसित भारत का सपना महिलाओं के सक्रिय भागीदारी के बिना पूरा हो सकता है? नहीं। आज महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास की मार्गदर्शक है। जब एक महिला नेतृत्व करती है तो वह केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को बदल देती है। यह सत्र का मुख्य विषय एनजीओ संवाद है। महिला नेतृत्व वाले एनजीओ का 2047 के विकसित भारत में योगदान, एनजीओ स्वयं को शताब्दी वर्ष में किस स्तर पर देखते हैं, इस विषय पर चर्चा है तथा विकास के लिए आपके क्या सुझाव है वह आमंत्रित है। मैं इस सत्र के लिए मंगेशी आचार्य एवं नीताताई किटकरू जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पे आए। मैं जसवंता दीदी पंडरी दर्रों को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। आज हम यहाँ महिला नेतृत्व की मिशन विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित है। आज के अध्यक्ष माननीय श्री मंगेश गोविंदराव आचार्य जी, आपने राजनीति शास्त्र में एमए, एमफिल, पीएचडी तथा बीएड की शैक्षणिक उपाधि प्राप्त की है। आप अंत्योदय विज्ञान संस्था एवं संशोधन केंद्र देवग्राम में पिछले 19 वर्षों से राजनीति विज्ञान विभाग प्रमुख के रूप में कार्यरत है। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा राजनीति शास्त्र में आचार्य पदवी के मार्गदर्शक के रूप में आपको मान्यता प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा भारतीय विदेश नीति पर विभिन्न समाचार पत्रों में आपके 350 से अधिक स्तंभ लेख प्रकाशित हुए हैं। यूजीसी केयर और स्कोपस श्रेणी की विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में आपके कई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप यूके के स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिसर्च एक्सेलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित है। आपको राष्ट्रीय तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी पुरस्कार 2020 प्राप्त है। राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सेमिनार, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में विशेषज्ञ के रूप में आपकी सहभागिता रही है। आपके द्वारा राजनीति विज्ञान के विभिन्न विषयों पर 22 पुस्तकों का लेखन कार्य हुआ है। आप राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान अध्ययन मंडल के सदस्य हैं। महाराष्ट्र राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन प्रोफेसर परिषद के आप कार्यकारिणी सदस्य हैं। आपके स्वागत के लिए मैं सुमेधा ताई को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज के प्रमुख वक्ता श्रीमती नीताताई किटकरू, आपने बीएससी, टीएमएलटी तथा एमएड की शैक्षणिक प्राप्ति की है। महाविद्यालय के समय से ही आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही है। विवाह के पूर्व 8 वर्षों तक आपने वनवासी कल्याण आश्रम की पूर्णकालीन कार्यकर्ता की है, जिसमें 4 वर्ष आप नागालैंड में सेवा दी है। आप प्राध्यापिका के रूप में भी कार्यभार थी। 4 वर्ष पूर्व आपने सेवानिवृत्ति ली है और अब सामाजिक कार्यों के लिए अधिक समय दे रही है। वर्तमान में आप विदर्भ प्रांत सह सचिव की जिम्मेदारी संभाल रही है। साथ ही महिला समन्वय प्रांत टोली सदस्य की उत्तरदायित्व भी है। आपके स्वागत के लिए मैं रितु को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। जसवंता दीदी पंडरी दर्रों गत 25 वर्षों से वनवासी कल्याण आश्रम की पूर्णकालीन कार्यकर्ता करके काम कर रही हैं। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा चलाए जाने वाले बाल संस्कार केंद्र की
सेविका करके आपने काम शुरू किया। अभी आपकी तरफ पश्चिम क्षेत्र सह महिला प्रमुख करके दायित्व है। गढ़चिरौली जिले में कुरखेड़ा केंद्र पर आपका निवास है। मैं आपके स्वागत के लिए अलका ताई को आग्रह करती हूँ। मैं नीता ताई से आग्रह करूंगी कि इस विषय पर प्रस्तावना करें। सभी को राम राम। दोबारा बोलिए आप। राम राम। ये हमारी जनजातीय संस्कृति है और वैसे बोला जाए तो भारतीय संस्कृति भी है, जिसको हम भूल चुके हैं। और इसी को जागरूक करने के लिए जिस संस्था का मैं काम करती हूँ, वनवासी कल्याण आश्रम, गत 73 साल से 73 इयर्स हो गए अभी वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य शुरू हुआ। आज के इस भारतीय विचार मंच के एक दिवसीय जन संगोष्ठी के कार्यक्रम के लिए हम सभी उपस्थित हैं। मंच पर माननीय आचार्य जी, मंच पर उपस्थित दसवंदा दीदी, यहाँ पर सभागृह में उपस्थित भारतीय विचार मंच के सभी पदाधिकारी और एनजीओ संवाद। इस सत्र में यह अभी का सत्र एनजीओ संवाद है, तो इस सत्र में सारे एनजीओ को बुलाया गया है। आप सभी एनजीओ के सभी पदाधिकारी सबको प्रणाम करती हूँ। और जो वक्ता करके मुझे बताया कि एनजीओ माने क्या, एनजीओ का काम वैसे बोला जाए तो हमारी संस्था भी एक एनजीओ है, लेकिन ये एक जो संस्था ऐसी है कि जो थोड़ी सी, आप सबको मालूम है आरएसएस का नाम, अभी ऐसा कोई ना होगा जिसने आरएसएस का नाम नहीं सुना है। आप सभी ने सुना है, सभी को मालूम है। 100 साल हो गए आरएसएस को। और हम जो अभी जो एनजीओ वगैरह जो चलाते हैं, उसके लिए क्या है कि एक आरएसएस विचारधारा की संस्था में ही मैं खुद काम करती हूँ। तो अभी पंच परिवर्तन ऐसा एक विषय रखा गया है। ये सारा काम हम लोग क्यों कर रहे हैं? एनजीओ बोले तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। सप्रे जी ने बोला, माननीय सप्रे जी ने इसके पहले सत्र में जो हमने सबने सुना कि एनजीओ माने कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता बोलने से हम सारे क्या, उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उस उदाहरण की चर्चा भोजन करते समय भी काफी लोगों ने की है। वो हमारी भारतीय संस्कृति है। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, कॉमा, उसके बाद फिर कॉमा, फिर कॉमा, ऐसा उन्होंने बताया। उसमें आप ऐड करते जाओ। केवल मेरा ऐसा संकुचित विचार भारतीय संस्कृति में ही नहीं है करके हम में इधर जो बैठे हैं इसमें किसी में भी वो नहीं है। अभी ये दीदी नाम ले रही थी एक एक एनजीओ का, काफी सारी एनजीओ यहाँ पर आए हैं, बराबर है। और वो लोग भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। कुछ कुछ एनजीओ को मैं खुद पहचानती हूँ, जानती हूँ, मेरा पहले से परिचय है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये कॉमा देना हमने ऑलरेडी सीखा है अपने इसमें, वो हम उसमें मतलब मालूम है अपने को, हमारे मन में वो पूरा आ गया है। तो अभी जो जिस संस्था के संघ विचार और संघ परिवार की जो संस्थाएं है, उनको सबको मालूम है कि पंच परिवर्तन हमने बोला है, जो कि आज के जो एक दिवसीय विषय है संगोष्ठी का कि मिशन विकसित भारत 2047।
तो ये विकसित भारत कब होगा, कैसे होगा? 2047 में हम 100 साल के भारत देश आजाद होकर 100 साल हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो सोचते हैं कि अरे ये माने विकास, ये माने विकास, ये माने विकास। तो विकास की यदि हम व्याख्या करें तो अलग अलग प्रकार का विकास होता है ना। तो हमारे भारतीय संस्कृति में भी ऐसे अलग अलग प्रकार के, हमारी भारतीय संस्कृति तो आध्यात्मिक एकदम ऊपर वाला जो विकास है, आर्थिक विकास बोला जाता है, बाद में संसाधन मिल जाए सभी को, और ऐसे जो है अंतिम जो है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल जिसको हम बोलते हैं, फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट, ऐसी सारी डेवलपमेंट्स है। लेकिन संघ ने ऐसा सोचा कि पंच परिवर्तन द्वारा हमारा भारत देश, जो विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं, उसमें हम लोग शायद पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर उपस्थित जो एनजीओ है वो शायद वो विचार लेकर ही काम कर रहे हैं। तो उसको ही मतलब शुरू करने के लिए मुझे यहाँ पर बोला गया है। एक है कुटुंब प्रबोधन। पहला जो उसका एस्पेक्ट है वो है कुटुंब प्रबोधन। आज हम देखते हैं कि हमारे कुटुंब में संवाद कम होते जा रहे हैं। एक पहले मैं छोटी थी तो इडियट बॉक्स करके बोला जाता था। किसको बोलते थे इडियट बॉक्स? वो टीवी को हम लोग बोलते थे। हमारे सब जो मेरे उम्र के जो है सबको मालूम है, हमारे माँ पिता जी वो इडियट बॉक्स के सामने मत बैठो, उठो, पढ़ाई करो, खेलने जाओ। अभी एक आ गया वो तो इडियट बॉक्स को देखने में, बॉक्स को साथ में पॉकेट में लेकर ही हम लोग घूम रहे। तो इस कारण क्या हो गया, इसका उसमें बहुत सारे आगे हम निकल चुके। सोशल मीडिया, ट्विटर, यहाँ क्या नए जनरेशन को तो बाप रे कितना आता है जो हमें सीखना पड़ रहा है। तो ऐसा इस कारण क्या हुआ कि हमारा कुटुंब जो था, कुटुंब व्यवस्था जो थी हमारी, वो कम होती गई, उसका संवाद कम होते गया। माँ, हम सारे महिलाएं हैं यहाँ पर, घर में रहने वाली, घर को चलाने वाली, घर को नहीं एक संस्था को हम लोग चलाते हैं। पूरे देश को चलाने वाली भी काफी सारी महिलाएं हैं। पूरे देश का आर्थिक बजट जो हमारे सामने हमेशा पेश करती है, वो अपनी आदरणीय दीदी निर्मला दीदी सीतारमन, वो पूरे देश का बजट दे सकती है। ऐसी काफी सारी महिलाएं जो है वो आगे जा रही है। लेकिन ये फिर हमारी कुटुंब व्यवस्था, ये जो हमारा आत्मा है ना, वो कुछ उसके लिए भी कुछ एनजीओ काम कर रही होगी। तो वो भी ऐसा सोच हमारा है क्या? और यदि हमारे एनजीओ के काम में वो इंक्लूड नहीं है तो वो हम लोग ऐसे ये 5 जो विचार मैं अभी बताने वाली हूँ वो हम हमारे एनजीओ में ऐड कर सकते हैं क्या? ऐसा थोड़ा अपने को देखना है। कुटुंब प्रबोधन के बाद आता है सामाजिक समरसता। पुराने जमाने में वर्ण व्यवस्था थी, वो अभी नहीं माननी चाहिए, ऐसा हम सबको लगता है। क्योंकि विकसित भारत यदि बनाना है तो पुराने जमाने में जो हो गया होगा वो हो गया, लेकिन आज के जमाने में उसकी जरूरत नहीं है। सब लोग एक साथ है, सब लोग घुल मिलकर रहने चाहिए। उसके लिए बोला जाता है सामाजिक समरसता सब में हो। हम एनजीओ चलाते हैं तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग श्रेणी के लोग अपने पास आते हैं, हम अलग अलग श्रेणियों के लिए काम करते हैं। तो वैसा सामाजिक समरस होकर, समाज के साथ समरस होकर हमने काम करना चाहिए। ये एक उसका दूसरा पहलू है। पहला हो गया कुटुंब के बारे में सोचना है, दूसरा हो गया समाज के बारे में सोचना है, तीसरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो अभी देख रहे हैं ना, वो इडियट बॉक्स पर पूरा धुआं ही धुआं क्या चल रहा है सबको मालूम है। ईरान, इराक, अमेरिका, सारे दुनिया भर के देश सारे आ गए शायद वो युद्ध में, और पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे, बराबर है। तो तीसरा विषय हमने जो ऐसी सोच हमारी जो चाहिए वो है पर्यावरण।
पर्यावरण बोले तो एक पेड़ लगाओ और छोड़ दो, फोटो आ गया, पत्रकार आए, फोटो निकाला, वो पर्यावरण की रक्षा नहीं है। उस पेड़ को अपने बच्चे जैसा पालकर उसको बड़ा करके पेड़ का जो उपयोग है वो उसको हम सबको मिले, इतना बड़ा उसका व्यापक अर्थ है। प्लास्टिक बंद करो, तो प्लास्टिक बंद करो बोलने से तो उसको पर्याय भी कुछ देकर हमने काम करना चाहिए। ऐसी भी बहुत एनजीओ है कि जो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए काम करती है और समाज में उसके लिए जागरण करने के लिए भी काफी सारी एनजीओ काम करती है। चौथा जो विषय है वो है नागरिक कर्तव्य। हम भारत के समझदार नागरिक हैं, तो नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी है। हम हमारे हक जरूर मानते हैं, लेकिन हम कर्तव्यों को भूल जाते हैं। सिग्नल पर खड़े रहो, कोई नहीं देख रहा है, पुलिस मामा जी नहीं है, चलो जाने दो, मामा जी ने देखा नहीं है, विदाउट हेलमेट जा रहे हैं। कार बड़ी मोटी गाड़ियां उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं, उसके कारण एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। व्यसन करके माने दारू पीकर गाड़ी चला रहे हैं और अपने कुछ माने इसके कारण अपने कुछ जिसका कुछ भी दोष नहीं है, ऐसे सब लोग मरते जा रहे हैं। तो ये हो गया नागरिक कर्तव्य, नागरिक शिष्टाचार। तो उसके लिए भी कोई एनजीओ शायद काम कर रही होगी। तो ये सारे जो ऐसे 4-5 विषय है। 5वां विषय जो है वो स्वबोध, स्वदेशी जागरण, स्व का बोध। हम भारतीय है, हमारा हम फॉरेन से कुछ लेके आए तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कोविड के समय में हमारे इधर छोटे से घर के बगीचे में लगाया गया, मराठी में गौती चाह, हिंदी में मैं भूल गई क्या बोलते हैं उसको, तो अदरक है, ऐसे काढ़े मिरी है, इसको पीकर हमने कोविड को जो है वो उसको हरा दिया था। तो ऐसे स्व कोई परदेशी वैक्सीन तो हमने खुद प्रदेश में भेजे थे। ऐसे जो हमारी गौरवपूर्ण सारी बातें हैं वो याद में रखते हुए एनजीओ ने काम करना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र में काम करती थी उसके लिए महिलाओं का भी नेतृत्व, ये भी एक विषय आज के इसमें है, तो वो उसके लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगी। इसको नेतृत्व और इसको लेकर जनजाति समाज जो है ना, ये 5 बातों को याद रखता है। इसलिए मैंने जो बोला कि जनजातीय समाज में जो अभी रूढ़ी परंपरा चलाते हैं, उसी कारण हमारी भारतीय संस्कृति अभी तक बचकर रही है, क्योंकि पर्यावरण की चिंता वो करते हैं। वो जंगल में रहते हैं, जल जंगल जमीन उसका संवर्धन करना, उसको बढ़ाना, उसको संभाल कर रखना, उसको आगे पीढ़ी में दे देना, जैसा है उसमें बढ़ोतरी करके देना, ऐसा करके जनजाति समाज करता है। और बोला जाए तो कुटुंब प्रबोधन, हमारे इधर कुटुंब माने 1 2 3 या 1 2 3 4। हम नगर में रहते हैं ना, छोटे से घर होते हैं, मैं, मेरे पति, मेरा लड़का, होगी तो लड़की, खत्म। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में चचेरे चाचा लोग, उनके सारे बेटा बेटी एक साथ ही रहते हैं, जितने भी भाई हो वो सारे एक गांव में एक घर में रहेंगे। उसके बाद में पर्यावरण का बोला, कुटुंब प्रबोधन का बोला, सामाजिक समरसता का भी वही हाल है। जिस ये सारे पंचसूत्री को बताया जा रहा है संघ और संघ के अन्य वैचारिक सारे संगठनों में, ये सारा जो है वो जिस संस्था में मैं काम करती हूँ उधर मुझे देखने के लिए मिलता है। उनको कुछ समझाने की या कुछ बताने की जरूरी नहीं है, जरूरी अपने को है उधर तक जाकर उनसे कुछ 4 बातें अच्छी वाली सीख कर आए। ये मैंने अभी तक जो प्रवास मेरा हुआ है वो वैसा हुआ है।
क्योंकि मैं नागालैंड में भी थी, नागालैंड का जिक्र किया। नागालैंड, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, ये सारे जो 7 राज्य है, त्रिपुरा, वो 7 राज्य अलग अलग है, लेकिन उनकी भी एक संस्कृति बोले तो है, लेकिन उसके ऊपर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम थोड़ी देर से पहुंचे, इस कारण वो ईसाई बन गए, उसमें ईसाईकरण ज्यादा हुआ है। लेकिन वो बात अलग है। आज का जो विषय है वो महिला नेतृत्व का है। तो नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में इम्मा बाजार माने माँ बाजार, वो सारी महिलाएं ही बाजार लगाती है। कोई भी किसी की भी दूसरी महिला ही उसको मदद करती है। घर की जेठानी, देवरानी, सारे लोग एक साथ मिलकर, लड़की उसकी लड़की होगी, लड़की की लड़की होगी, नातिन से लेकर पोतिन से लेकर सारे लोग बाजार लगाते हैं। पूरा व्यवस्थापन वो देखती है। आज भी यहाँ भी देखा जाए तो जनजाति क्षेत्र में घर को डिसीजन, निर्णय क्षमता में जनजाति महिला जरूर होती है। शहर की महिलाओं का थोड़ा अभी थोड़ा ये हो गया कि निर्णय प्रक्रिया में हमें भी लिया जाए, ऐसा करके सोच आ गई है और ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता वो जनजाति महिला को है। वो खुद पैसा कमाती है, उसको कैसा खर्च करना ये उसको आता है। तो महिला नेतृत्व करके भी जनजाति समाज हमारे से काफी आगे ऑलरेडी है, ऐसा मुझे लगता है। ये इतना ही मुझे बोलना था। तो बाकी एनजीओ का निवेदन भी है। जनजाति क्षेत्र में बोलूं तो बहुत सारा 2-4 घंटा लगेगा, तो इतना तो नहीं ले लूंगी आपका, लेकिन उसके साथ समरस होकर रहना, ये भी एक एनजीओ का जो अलग अलग ध्येय उद्दिष्ट से हम लोग एनजीओ अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने वाले, उसको हम देखते हैं। और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करते समय ये भी बातों को जो हमने विचार अभी पंच परिवर्तन का दिया है, उसको भी थोड़ा ध्यान देकर करना पड़ेगा। यदि आपके एनजीओ में वो जोड़ा नहीं गया है तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं, ऐसा भी विचार यदि हो इस एक दिवसीय संगोष्ठी में, तो भी ये संगोष्ठी का जो आयोजन समिति ने आयोजन किया है उसकी यशस्विता मानी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और अभी मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा एनजीओ का निवेदन अभी होने वाला है।